हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस के लिए है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें कुछ खास बातें हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंत तक ज़रूर बने रहें क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ गया है और जानकारी अच्छी हो, सटीक हो, ये भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है पर्यावरण सम्मेलन में से है। तो आज का प्रश्न क्या है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यूएनईपी है इसका पूरा नाम क्या है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताएं आप लोग। यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, क्या इसका पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगर इंग्लिश में देखें तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम, ठीक, तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो 5 जून 1972 को जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी की। इसके इसका जो हेड क्वार्टर है वो है नैरोबी केन्या में है। अब यहाँ पर स्टॉकहोम सम्मेलन की चर्चा हुई है तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये पर्यावरण का सम्मेलन है, मतलब कि ये पर्यावरण का जो पहला सम्मेलन है, मान लीजिए इसको। ये कहाँ पर हुआ था, तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये 1972 में हुआ था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, उसी के नाम पर इस सम्मेलन का नाम पड़ गया स्टॉकहोम सम्मेलन। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये पर्यावरण का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये पर्यावरण का प्रथम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। और ये सम्मेलन 5 से 16 जून तक चला। कब तक चला, 5 से 16 जून तक चला। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन था इसी में ही एक निर्णय लिया गया कि यूएनईपी की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना, यूएनईपी की स्थापना की जाएगी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आगे बढ़ें, और यहीं से क्या किया गया, विश्व पर्यावरण दिवस मतलब जब स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ वहीं पर एक और निर्णय लिया गया। एक निर्णय तो ये लिया गया कि यूएनईपी की स्थापना की गई और एक ये कहा गया कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अगर ये बात की जाए यहीं पर कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया। ठीक है, अब यूएनईपी जो है एक रिपोर्ट जारी करता है, उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, जिसे जीईओ बोलते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। जो यूएनईपी है इसके द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है। नाम क्या है उसका, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये है रिपोर्ट और आपका जो वो दिया जाता है पुरस्कार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी केन्या। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो जो पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट, तो हमारा हो गया कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। अगर हम बात करें कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है, तो आईयूसीएन जो रेड डाटा बुक जारी करता है उसका जो मुख्यालय है वहाँ पर है। आईयूसीएन का मुख्यालय है कहाँ पर, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका किसका मुख्यालय है ये, तो आईयूसीएन का मुख्यालय है। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें आईयूसीएन की, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। अगर आईयूसीएन की स्थापना की बात की जाए कि कब हुई, तो 5 अक्टूबर को हुई। मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगर ये बात की जाए कि ये कार्य क्या करता है, तो प्रकृति और जैव विविधता का ये संरक्षण करता है। और यहाँ पर ये एक प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है आपका कि रेड डाटा बुक क्यों जारी करता है, तो आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, जिसमें जो विलुप्त प्राय जनजातियाँ हैं उनको शामिल किया जाता है। अगर हम ये बात करें, अगला ऑप्शन हमारा सी जो है कि नई दिल्ली और जिनेवा स्विट्जरलैंड, इसकी भी बात कर लेते हैं।
तो जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में किसका मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में पर्यावरण से संबंधित ही चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो जो न्यू दिल्ली या नई दिल्ली है, यहाँ पर किसका मुख्यालय है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देखिए CPC जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो आपका है नई दिल्ली, मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन ट्रिब्यूनल, ये किसका मुख्यालय है ये? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही चल गया कि नई दिल्ली में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड, अगर जिनेवा स्विट्जरलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर किसका मुख्यालय है? यहाँ पर है IPCC। IPCC मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब कि अगर हिंदी में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ये क्या है? तो ये जो है क्या है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वैज्ञानिक डेटा और असाइनमेंट होता है उसको जारी करता है। IPCC जो है ये क्या करता है कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक डेटा और असेसमेंट होते हैं वो क्या करता है? जारी करता है। और 2007 में IPCC को क्या दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। आप अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जो भी एक मुख्यालय और एक जो इसका हेड क्वार्टर है इन सभी का, और ये जो स्थापना कब हुई ये महत्वपूर्ण है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नीरी। अगला प्रश्न आपका है कि नीरी में जो डबल ई है यहाँ पर नीरी में, इसका पूरा नाम क्या है? नीरी जो है इसमें डबल ई का पूरा नाम क्या है? दोनों ई का हमें फुल फॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो नीरी है इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं, या पहले फुल फॉर्म तो हमें बताना, ये पहले इसकी स्थापना, हेड क्वार्टर, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो जो नीरी है इसका जो हेड क्वार्टर इसका नागपुर महाराष्ट्र में है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1958 मतलब 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है नीरी। अगर नीरी के फुल फॉर्म की हम बात करें तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या है? आपका ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में देखते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान इसका क्या है? फुल फॉर्म है। तो नीरी में डबल ई का पूछा गया है, तो नीरी का मैंने आपको बताया नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ई का हो गया, एक ई का हो गया इन्वायरमेंटल और दूसरे ई का हो गया इंजीनियरिंग। तो किस ऑप्शन में है? इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो ए ऑप्शन है आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इंटरटेनमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो डबल ई की बात की गई इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना, नीरी की जो स्थापना है दोबारा देख लें, 1958 में हुआ। हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र, और यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करता है नीरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है कब हुआ? 1992, 1989, 1997, 1972। तो आप लोग जल्दी से बताएं कि जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, जिसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी यह सम्मेलन कब हुआ? तो जो रियो शिखर सम्मेलन है इसकी स्थापना कब की गई? शिखर सम्मेलन की स्थापना कब की गई? जल्दी बताएं आप लोग। तो जो रियो शिखर सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। तो इसकी 20वीं वर्षगांठ, तो इसमें 20 साल और ऐड कर दीजिए, कब हो गया?
1992 में या 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सॉरी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन की स्थापना 1992 में स्टॉकहोम सम्मेलन के 20वीं वर्षगांठ पर हुई थी। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है ये 3 से 14 जून तक ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ। ब्राज़ील के कहाँ पर? तो रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था, ठीक है। और यहीं पर एजेंडा 21 अपनाया गया। जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था यहीं पर एजेंडा 21 अपनाया गया। अब एजेंडा 21 क्या है? तो इसमें सतत विकास या इसमें जो है सतत विकास की बात की गई। सतत विकास मीन्स तो जिसमें कहा गया कि जो हम लोग खनिज संसाधन या जो भी ईंधन वगैरह है या प्राकृतिक संसाधन है जिनका हम दोहन कर रहे हैं तो उनका हम उपयोग इस प्रकार करें कि हम भी यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ हैं उनके लिए भी बचा रहे। तो यही कहा गया है कि चीज़ों का कम प्रयोग किया जाए, मतलब जितना उपयोग हो उतना ही दोहन किया जाए और जो भावी पीढ़ी हमारी आने वाली उनके लिए भी बचा कर रखा जाए। तो ये सतत विकास की बात की गई, किसमें ये भी आपका प्रश्न बना हुआ। तो एजेंडा 21 में सतत विकास की बात की गई थी। एजेंडा 21 कब अपनाया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 अपनाया गया, ठीक है। अगर हम और सारे जो ऑप्शंस हैं इनकी बात करते हैं तो 1989 में क्या हुआ? तो 1980 क्या हुआ था? 1989 में आपका बेसल कन्वेंशन हुआ था। कौन सा? बेसल कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर तो ए है, लेकिन जो 1989 है ये किससे संबंधित? तो बेसल कन्वेंशन जो है ये 1989 में हुआ था। ये जो बेसल कन्वेंशन है इसका उद्देश्य क्या था? तो जो खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन और निपटान को नियंत्रित करना, मतलब जो खतरनाक अपशिष्ट हैं जो हमारे बॉर्डर के क्या हो रहे हैं मतलब बॉर्डर से हमारे देश में आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो उन पर नियंत्रण करना था, इसलिए बेसल कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें 1997 की तो 1997 में क्या हुआ? 1997 की अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट रुकिए। 1997 में क्या हुआ था? 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्या हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था, ये उससे संबंधित था। और ये जो है कब लागू हुआ? तो 1997 में तो ये हुआ प्रोटोकॉल, लेकिन ये लागू हुआ 2005 में। क्या हुआ? 2005 में ये लागू हुआ। अगर हम बात करते हैं 1972 में क्या हुआ? तो 1972 में भारत के प्रमुख पर्यावरण कानून 1972 में, जैसे कि वन्यजीवों का क्या करना, संरक्षण करना, ये सारी चीज़ें इसमें लागू की गई थी 1972 में। और 1972 में ही आपका स्टॉकहोम सम्मेलन भी हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूक्ष्म विज्ञान है इसके जो जनक हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो है, जिन्हें सूक्ष्म विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक हैं, इन्हें सूक्ष्म विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था या इसकी खोज की, ऐसा आप मान लो। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा, ठीक है। रॉबर्ट कोच, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वो क्या है? ए है। रॉबर्ट कोच कौन थे? तो इन्होंने क्या किया था कि टीबी, हैजा और एंथ्रेक्स के जो बैक्टीरिया हैं इनकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन थे? तो ये इन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं इन्होंने क्या की थी? पेनिसिलिन, जो कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, उसकी खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है ए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है?
वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है ये वायरस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई वायरस को? तो वायरस जो है ये क्या है कि जब ये इन्वायरमेंट में होता है तो एक निर्जीव की तरह रहता है, मतलब मृत रहता है। लेकिन जब यह किसी होस्ट के संपर्क में आता है तो ये सजीव हो जाता है। कैसा हो जाता है? मतलब जीवित हो जाता है और अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है तुरंत। ठीक है। तो ये क्या है, इससे सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए कहा गया क्योंकि ये जब इन्वायरमेंट में है तो कैसा है? मृत पड़ा हुआ है। लेकिन जब ये बॉडी के संपर्क में या किसी होस्ट के संपर्क में आता है तो ये क्या होता है? एक्टिव हो जाता है और तुरंत ही क्या करता है? अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। ठीक है। तो इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को। ठीक है। अब जो वायरस है इसकी अगर हम बात करें तो वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज जो की थी इन्होंने, इनका नाम है इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने मोज़ेक वायरस की खोज की थी, जो कि तंबाकू के टीएमवी करके जो एक रोग लगता है वायरस उसमें, तंबाकू के पौधे में, उस पर सबसे पहले इवानोव्स्की ने वायरस की खोज की थी। ठीक है। और जो वायरस की अगर हम संरचना की बात करें तो जो इसका बाहरी कवर होता है ये प्रोटीन का बना होता है, जिसे कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वायरस है इसका जो बाहरी आवरण होता है, जैसे कि ये वायरस है तो इसका जो भी बाहरी आवरण है ये बना होता है प्रोटीन का, और इसे कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है ये डीएनए और आरएनए का होता है। किसका होता है? डीएनए और आरएनए का होता है। तो ये आपका हो गया किसके बारे में? वायरस के बारे में। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या है प्रश्न? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, एक दो बार साइकोलॉजी लिख के है, चलिए कोई नहीं। ठीक है। और फाइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और जो आपका फंगी या आपका जो क्या बोलते हैं उसको, शैवाल है, उसके अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मिनी माता। तो मिनी माता जल में जब पारे की अधिकता हो जाती है और उसका सेवन कर लेते हैं तो जो व्यक्ति सेवन करता है उसे मिनी माता रोग हो जाता है। ब्लैक फुट, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से होता है। और जो आर्सेनिक है इससे ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है चारों ही, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देने के लिए जाना जाता है? बरगद, पीपल, नींबू, केला। तो जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वो है आपका पीपल, जिसे बौद्धि वृक्ष भी कहते हैं। बौद्धि वृक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे इन्हें इसी वृक्ष, बौद्धि वृक्ष मतलब कि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा पौधा पीपल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? सिंकोना, जेट्रोफा, नीम और बरगद। तो जो आपका मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और इसका जो अगर वाहक देखें तो मादा मच्छर जो होती है इसका वाहक है, जिसका नाम होता है, इसका नाम है नाम जो मलेरिया है ये मादा मच्छर, मतलब मादा मच्छर कौन सी, नाम क्या है उसका? तो एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका जो प्रोटो है वो कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वैसे तो आपसे यही पूछा जाता है कि किस मच्छर या इसका वाहक कौन है, तो वो वाहक जो मलेरिया रोग है इसकी वाहक आपकी मादा एनाफ्रीज है। लेकिन प्रोटोजोआ इसमें कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम इसके
क्या है आपका प्रोटोजोआ है। और इसकी एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम है क्विनोन। कौन सी, क्या नाम है? कुनोन है आपके, कुनोन नहीं, कुनैन दवा का नाम है। और ये दवा सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। बायोडीजल जेट्रोफा से बनाया जाता है, जिसे रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। और जो बरगद है ये एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीम, बरगद नहीं, नीम। ठीक, आगे बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपघटक का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का उत्पादन करना, ये तो उत्पादक का कार्य होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए। मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल तत्वों में तोड़ना, भोजन का निर्माण करना, उत्पादक से अपना भोजन बनाना। तो जो अपघटक होते हैं, अपघटक कहते किन्हें हैं? जैसे जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी ही अपघटक का कार्य करते हैं। मतलब कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न क्या है कि किंगाली संशोधन 2016 में किस गैस पर रोक लगाई गई थी? तो जो किंगाली संशोधन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपका हुआ था, इसमें एक संशोधन किया गया। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, अगर इसकी बात हम करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपके ओजोन परत के संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC गैस पर बैन लगाया गया था, मतलब रोक लगाया गया था, क्योंकि ये जो CFC गैस है ये क्या कर रही थी, जो हमारी ओजोन परत है उसमें क्षरण का कारण बन रही थी। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया 2016 में, किंगाली संशोधन कहा गया, और इसमें भी एक गैस पर बैन लगाया गया जो कि ओजोन परत को क्या कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। उसका नाम है HFC, जिसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई बार पूछा गया है। तो किंगाली संशोधन में किस गैस पर रोक लगाया गया? तो HFC पर लगाया गया। मीथेन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। प्रोपेन LPG में पाई जाती है, गैस LPG में डाली जाती है। और CFC जो है ये भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इस पर बैन लगाया गया था, मतलब इसके यूज पर या इसके उत्सर्जन पर रोक लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं लाइकेन किस प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा स्रोत होता है। लाइकेन जो होता है ये कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल के ऊपर ये चिपका रहता है। अब शैवाल जो है इसको खनिज पदार्थ मिलते हैं, और इससे क्या होता है, इसको क्या मिलता है, शैवाल जो है ये भोजन बनाता है, क्योंकि ये मतलब कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें संपन्न होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी के ऊपर सहजीवन का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है, मतलब इन दोनों के ऊपर ये लाइकेन चिपका रहता है। ठीक है, इसमें सभी का फायदा होता है। और ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। और जहाँ पर SO2 जो कि एक अम्लीय गैस है, इसकी अधिकता होती है, वहाँ पर लाइकेन पाए जाते हैं। जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन की कमी होती है, ये ध्यान रखेंगे। प्रदूषण ज़्यादा तो लाइकेन कम। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस, क्रेन, मोर, तोता, कबूतर। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या जिसे क्रेन बोलते हैं वो है। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ आज जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और मज़ा भी आया होगा क्लास में। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसे आप जिस टॉपिक का आप क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो जिस टॉपिक का, आप वो टॉपिक भी मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक से मुझे प्रश्न चाहिए, मुझे प्रैक्टिस करना, या कुछ भी ऐसा हो EVS में जो आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।